सारे जितने भी बैंक्स हैं आसपास के कॉमर्शियल बैंक, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 95 रुपये देगी 100 रुपीज़ की जगह। कस्टडियन मतलब गार्जियन जैसे नहीं होता, लास्ट होप की तरह काम करता, डेबिट करके इसके में क्रेडिट कर देगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर नंबर 2 कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक में आज हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है द सेंट्रल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। ठीक है, चलो। तो द सेंट्रल बैंक इज़ एन एपिक्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो जो कमर्शियल बैंक था वो तो सिर्फ इंस्टीट्यूशन था, लेकिन सेंट्रल बैंक क्या है, एपिक्स इंस्टीट्यूशन है। एपिक्स यानी क्या होता है, मेन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, विच सुपरवाइजेज, रेगुलेट्स, ऑपरेट्स, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। यानी कि बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑल द कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। राइट, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है कि ऐसे काम ऐसे करो, ये मत करो, सुपरवाइज करता है, एकदम नज़र रखता है, निगरानी रखता है सारे कमर्शियल बैंक्स पे। राइट, रेगुलेट करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सब अप्लाई करता है कौन, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। राइट, और ऑपरेट करता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए, कमर्शियल बैंक्स को पूरा बताता है। राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, सुपरवाइज करता है। तो हमारे कितने वर्ड्स हो गए, देखो 4-5 वर्ड्स हो गए। राइट, सुपरवाइज, रेगुलेट, ऑपरेट, डायरेक्ट एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें करता है सेंट्रल बैंक बैंकिंग स्ट्रक्चर में। बैंकिंग स्ट्रक्चर में क्या कौन कौन आ जाते हैं, हमारे सारे कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब इन इंडिया द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज़ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है ऐसे मिडल में होता है। ठीक है, और वो सारे जितने भी बैंक्स हैं आसपास के कमर्शियल बैंक्स उन सब पे नज़र रखता है। ठीक है, सेंट्रल नाम से ही पता चल रहा है कि वो बीच में होगा और सारे बैंक्स पे जो है कड़ी निगरानी रखेगा, रेगुलेट करेगा उनको। राइट, तो इंडिया का जो रिज़र्व बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ही हमारा सेंट्रल बैंक है। राइट, अब फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में आ जाते हैं। तो मेनली 5 फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के। नंबर 1 करेंसी अथॉरिटी। ठीक है, यही जो करेंसी होती है उसको बनाता है। दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का भी बैंक जो है वो कौन है, सेंट्रल बैंक है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज जो भी हम रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो उन सब को भी रिज़र्व करके कौन रखता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। क्रेडिट बढ़ ना जाए, ज़्यादा ना हो जाए कंट्री में, मनी सप्लाई बढ़ ना जाए, कम ना हो जाए, ये सब कौन देखता है, सेंट्रल बैंक देखता है कि ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, कम हो जाए तो क्या करना है, मनी सप्लाई। राइट, 5th आ जाता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। ठीक है, तो सारे बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे ना छोटे छोटे, उन सब का जो बड़ा वाला एकदम जो मेन बैंक है वो कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक। राइट, और सुपरवाइज भी उनको कौन करता है, सेंट्रल बैंक। सारे कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। ओके, आइए इन सबको डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आ जाता है सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ इशू, करेंसी फंक्शन। ठीक है, द RBI हैज़ द सोल राइट एंड अथॉरिटी टू इशू ऑल द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स इन द कंट्री। ठीक है, तो एक कंट्री में जितने भी नोट होंगे वो कौन बनाएगा, सोल राइट जो है इसका किसको दिया गया है, RBI को, यानी कि सेंट्रल बैंक को। ठीक है, ये जो अथॉरिटी है मनी इशू करने की, ये सिर्फ किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। ठीक है, एक्सेप्ट सारे नोट्स इशू करती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक, किसके अलावा, 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स के अलावा। ठीक है, तो बस एक 1 रुपीज़ का जो नोट है और कॉइन्स है वो ही इशू नहीं करती है, नोट और कॉइन इशू नहीं करती है सेंट्रल बैंक। ठीक है, बाकी सारी करेंसी कौन इशू करती है, हमारी सेंट्रल बैंक। राइट, इट इज़ द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द RBI। ठीक है, तो इसको हमें क्या बोलना है, एकदम प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ RBI। अब 1 रुपी का नोट कौन इशू करता है, 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है एंड बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। और उसके ऊपर जैसे ये नोट है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे किसका सिग्नेचर होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी का। ठीक है, तो समझ आया, 1 रुपी नोट कौन इशू करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि 1 रुपी नोट कौन इशू करता है, तो सेंट्रल बैंक टिक करके मत आ जाना, क्या टिक करना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है।
नाउ सेकंड फंक्शन आ जाता है आरबीआई या सेंट्रल बैंक का बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक कैसे है गवर्नमेंट का, एजेंट कैसे है और एडवाइज़र कैसे है। ठीक है, सो एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब बैंकर है, गवर्नमेंट का बैंक है तो बैंकिंग बिजनेस का ही देख रेख करेगा। ठीक है, उसी को कैरी आउट करेगा। सो फर्स्ट इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। ठीक है, सो गवर्नमेंट के जितने भी कैश बैलेंस हैं उन सबको मेंटेन करने के लिए करंट अकाउंट खोल के रखता है गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक अपने पास। ठीक है, सेकेंड इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स एंड मेक्स पेमेंट। ठीक है, रिसिप्ट्स एक्सेप्ट कर लेता है, कोई देने आ रहा है पेमेंट तो, और पेमेंट अगर किसी को करना हो तो कर भी देता है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एंड कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, कोई एक्सचेंज करवाने आ रहा है, डॉलर को मनी, डॉलर को रुपीज़ में, रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवाने आ रहा है तो वो भी कर देता है गवर्नमेंट का। रेमिटेंस और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस भी करता है। ठीक है, रेमिटेंस मतलब भी वही पेमेंट करना। थर्ड आ जाता है इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड्स। ठीक है, गवर्नमेंट को कोई लोन चाहिए तो टेम्परेरी पीरियड के बेसिस पे दे देता है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन। ठीक है, अब द गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक। इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, तो अब देखो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। ट्रेजरी बिल्स को हम टी बिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, टी मतलब ट्रेजरी। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, कौन इशू करते हैं, टी बिल्स। इशू कौन करते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए। ठीक है, जैसे बॉन्ड्स होता है ना वैसे ही टी बिल्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उनको इशू करती है। अब जब इशू करती है तो वो डिस्काउंट प्राइस पे करती है, यानी कि जब आरबीआई ये जो इशू करे ना टी बिल्स गवर्नमेंट ने, तो जब आरबीआई इनको बाय करेगा ना, बाय कौन करेगा, आरबीआई। ठीक है, तो वो किस पे करेगा, डिस्काउंट पे। ठीक है, और जब फिर रिडम्पशन होगा यानी कि पेमेंट जब वापस करेंगे ना, गवर्नमेंट जब पेमेंट वापस करेगी आरबीआई को तो वो फेस वैल्यू पे करेगी। ठीक है, इशू तो किस पे करेंगे, डिस्काउंट पे, और फिर जब वापस से रिडीम करेंगे तो फेस वैल्यू पे करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे। ठीक है, तो जो टी बिल्स इशू करे ना गवर्नमेंट ने वो लेट सपोज 100 रुपीज़ के। ठीक है, लेकिन जो आरबीआई है वो जब बाय करेगी ना टी बिल्स को तो वो डिस्काउंट पे करेगी, यानी कि वो 95 रुपये देगी। ठीक है, 95 रुपये देगी 100 रुपीज़ की जगह गवर्नमेंट को। ठीक है, अब गवर्नमेंट का काम हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आरबीआई को पूरे 100 रुपीज़ देगा। तो ये जो 5 रुपये का जो डिफरेंस आएगा ना वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। किसका इंटरेस्ट हो जाएगा, हमारी आरबीआई का, क्योंकि उसी ने ही तो खरीदे थे ना हमारे टी बिल्स, राइट। तो अब देखो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये जो टी बिल्स को खरीदती है ना आरबीआई, इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट्स डेट। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म्स का मीनिंग मैं बताती हूँ। डेफिसिट मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की कमी, शॉर्टेज, शॉर्टफॉल। ठीक है, और यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि मनी की कमी हो गई हमारी गवर्नमेंट के पास। क्यों कमी क्यों हो गई, कि क्या पता कि जो हमारी कंट्री है उसमें पैसे कम हो गए, मनी सप्लाई कम हो गया, तो फिर जो पब्लिक होगी वो तो गवर्नमेंट के पास ही आएगी ना पैसे मांगने के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं, या गवर्नमेंट के पास भी डेफिसिट हो गया, शॉर्टेज हो गई मनी की, तो वो किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी पैसे मांगने के लिए, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। और वहीं पे मोनेटाइजिंग मतलब क्या हुआ कि नए पैसे इशू करना। ठीक है, तो ये टी बिल्स जो है वो आरबीआई ले लेगी और जो नए रुपीज़ हैं, नए पैसे बनाएगी और गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट्स डेट। ठीक है, तो गवर्नमेंट पे ये जो कर्जा आ गया है उसको मोनेटाइज करेगी, यानी कि नए रुपीज़ छाप के गवर्नमेंट को देगी, कौन, आरबीआई। ठीक है, एंड नाउ एज एन एजेंट गवर्नमेंट का एजेंट कौन हुआ, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई एज एन एजेंट क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, आरबीआई कंडक्ट सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। बिल्कुल, सेल एंड परचेज करती है सिक्योरिटीज़ का, एंड हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक डेट को मैनेज करने की। ठीक है, यानी कि अगर जो पब्लिक है उनके पास जो है बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया है, उधार आ गया है, तो उसको भी कौन मैनेज करेगी, हमारी आरबीआई। ठीक है,
एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, अब फाइनेंशियल एडवाइज़र कैसे है आरबीआई गवर्नमेंट की? द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, मॉनेटरी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, तो जितने भी मैटर्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक और मॉनेटरी, इन 4 मैटर्स पे जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, राइट। थर्ड आ जाएगा कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखो कस्टडियन वर्ड का क्या मतलब होता है? कस्टडियन मतलब गार्जियन जैसे नहीं होता, जैसे कि जैसे जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोग हो, उनके जो कस्टडियन हैं, जो गार्जियन है, वो क्या, वो कौन है? पेरेंट्स हैं, राइट। सो जो गवर्नमेंट है, ऐसे ही कौन है? हमारी आरबीआई भी गार्जियन है, ठीक है। किसकी? हमारे सारे कॉमर्शियल बैंक्स की, गवर्नमेंट की, राइट। तो गार्जियन, तो कस्टडियन मतलब क्या हो गया? जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करके रखता है सबको, राइट। तो वो क्या प्रोटेक्ट करके रखता है? फॉरेन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, कैश रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। द आरबीआई एक्ट्स एज द कस्टडियन ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो कंट्री में जितना भी गोल्ड का स्टॉक है उसको कौन रिजर्व करके रखता है, संभाल के रखता है? आरबीआई, राइट। और जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, यानी बाहर से जितनी भी मनी आई है एक्सपोर्ट ये, या फिर बाहर से जितने भी बाहर के लोगों ने, बाहर की कंट्रीज़ ने हमारी कंट्री में कुछ इन्वेस्ट वगैरह किया है, तो फॉरेन एक्सचेंज संभाल के कौन रखती है? आरबीआई, राइट। ऑल इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज आर मेड बाय द आरबीआई, ठीक है। तो जितने भी इंटरनेशनल पेमेंट और रिसिप्ट्स होंगी फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज मैंने बताया था ना कि रुपीज़ दे के डॉलर में कन्वर्ट, रुपीज़ दे के डॉलर लेना या फिर डॉलर दे के रुपीज़ लेना, ये जो फॉरेन एक्सचेंज का काम है वो कौन करती है? हमारी आरबीआई, राइट। और जितने भी पेमेंट्स रिसिप्ट्स हैं वो सब भी कौन करेगी? फॉरेन एक्सचेंज का, आरबीआई। विच हेल्प्स इट टू रेगुलेट द डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू, ठीक है। तो इसी से जो डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी कौन सी? हमारी रुपीज़, तो इसकी वैल्यू भी कौन डिसाइड करती है? हमारी आरबीआई, राइट। तो वो रेगुलेट कर सकती है इसी के बहाने। एंड मेंटेन्स इट्स यूनिफॉर्म रेट, और उसकी यूनिफॉर्म रेट को मेंटेन करके रखती है। यूनी की उसकी जो रुपीज़ की जो वैल्यू है वो एकदम ही बढ़ा दे या फिर एकदम ही कम कर दे, ठीक है। तो ये सब जो काम है वो कौन देखती है? हमारी आरबीआई। स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी कि जो हमारी रुपीज़ की जो वैल्यू है उसको भी कौन स्टेबलाइज करके रखता है, स्टेबल करके रखता है? हमारी आरबीआई, ठीक है। फोर्थ फंक्शन आ जाता है सेंट्रल बैंक का कि बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र, ठीक है। एज अ बैंकर्स बैंक द आरबीआई परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस, ये 2 फंक्शन सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है एज अ बैंकर्स बैंक, ठीक है। सारे जितने भी बैंक्स हैं, सारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सबका जो एक मेन हेड बैंक है वो कौन है? हमारा आरबीआई है। तो ठीक है, वो क्या करता है? 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है। नंबर 1 लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और सेकंड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। पहले लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट देखते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेज एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट होप की तरह काम करता है सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक्स के लिए। जब सारे कमर्शियल बैंक्स आसपास से कहीं से भी उनको जो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी नहीं हो रही होती है, कोई भी उनको लोन नहीं दे रहा होता है, तो वो एंड में किसके पास जाते हैं? सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी जो लास्ट होप है सारे कमर्शियल बैंक्स की, वो कौन है? आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक, ठीक है। कि कहीं और से उनको लोन मिले ना मिले, सेंट्रल बैंक उनको लोन ज़रूर देगा, राइट। ओके, इसमें दूसरा पॉइंट आ जाएगा बैंक असिस्ट दीज बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन तो देगी, पर कैसे देगी? डिस्काउंटिंग ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। सबसे पहले देखते हैं अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। यानी कि सेफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसको बॉन्ड्स मतलब वही हमारे टी बिल्स आ गए, ठीक है। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ को किस पे लेगी? आरबीआई डिस्काउंटिंग प्राइस पे, यानी कि 95 पे तो इशू करेगी, 95 पे तो लेगी, और 100 रुपीज़ जब वो रिडम्पशन होएगा तब कमर्शियल बैंक्स उनको 100 रुपीज़ देंगे, ठीक है। और अभी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को 95 रुपीज़ देगी, और कमर्शियल बैंक्स जब रिडम्पशन होएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट आ जाएगी टी बिल्स की। हाँ, टी बिल्स जो है ना वो 91 डेज़ या फिर 182 डेज़ या फिर 364 डेज़ के लिए ही होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं, यानी कि कुल मिला के 1 ईयर से 1 ईयर तक के होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स ही होते हैं ये, ठीक है। तो आरबीआई 95 रुपीज़ देगी, 95 रुपीज़ पे इशू करेगी,
टी बिल्स को या फिर सिक्योरिटीज़ को या फिर बॉन्ड्स को, और फिर जब कमर्शियल बैंक्स के पास वापस से पैसे आ जाएंगे तो वो 100 रुपये RBI को दे देंगे, ठीक है। तो ये 5 रुपये जो होगा वो इंटरेस्ट हो जाएगा किसका, RBI का, क्योंकि RBI जो है वो टी बिल्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मांगती है कि रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट देना होता है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि इनका तो टाइम ही शॉर्ट टर्म के लिए है ना, तो इसीलिए इंटरेस्ट नहीं मांगती है। यहीं पर ये जो 5 रुपीज़ होता है बस यही इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, वही कि एक बिल होता है, ठीक है, रिटन प्रॉमिस होता है कि जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को ये प्रॉमिस करता है फिक्स्ड अमाउंट फ्यूचर डेट पे देने का, ठीक है, पे करने का, और उस पर वो एग्री कर जाता है, ठीक है। एक इंसान दूसरे इंसान को फिक्स्ड अमाउंट फ्यूचर डेट पे करने के लिए एग्री हो जाता है, तो उसी को हम रिटन प्रॉमिस में लिख देते हैं, एक ऐसे नोट में लिख देते हैं, दोनों लोग साइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हो जाएगा, ये दो लोग कौन है, एक है कमर्शियल बैंक और दूसरा है RBI, ठीक है। तो RBI प्रॉमिस करता है कि मैं कमर्शियल बैंक्स को जो है पेमेंट करूँगा, और फिर बाद में जो है कमर्शियल बैंक्स वापस से मुझे पेमेंट कर देंगे, ठीक है, ब्याज चुका देंगे, राइट। चलो, तो RBI lends to commercial banks in times of unanticipated emergencies। अनएंटिसिपेटेड एमरजेंसीज़ के टाइम पर ही जो RBI है वो कमर्शियल बैंक को उधार देगी, पैसे देगी। अनएंटिसिपेटेड मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सडनली या फिर अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेड, ठीक है, एमरजेंसीज़ आ गई जो जिनका हमें पहले से नहीं पता था, राइट। ऐसी एमरजेंसीज़ आ गई तभी RBI लेंड करेगी कमर्शियल बैंक को मनी। ओके, अब क्लियरिंग हाउस की तरह कैसे RBI हेल्प करती है कमर्शियल बैंक्स की देखते हैं। एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, इट बिकम्स ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास क्या होता है, सारे कैश रिजर्व्स होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है और कन्वीनियंट हो जाता है क्लियर करने के लिए, ठीक है। कैसे देखते हैं। ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है, सारे कमर्शियल बैंक्स का एक अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के पास, बिल्कुल। द सेंट्रल बैंक कैन ईजीली सेटल क्लेम्स फॉर वेरियस कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स। अच्छा, कि मतलब जैसे एक बैंक है, ठीक है, और ये दूसरा बैंक है, नंबर 1 नंबर 2 नाम दे देते हैं। इस बैंक को पैसे देने थे, ठीक है, तो क्या करेगी RBI, इनके बीच में आ जाएगी और वो इस बैंक के में से डेबिट करके इसके में क्रेडिट कर देगी, और अगर इस बैंक को इसको देने होंगे, उल्टा करना होगा, तो इसके में से माइनस करके इसके में ऐड कर देगी, राइट। तो ये RBI कर देती है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस बोलते हैं RBI को, ठीक है। अब सुपरवाइज़र कैसे है RBI या फिर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स का, वो देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक एज अ सुपरवाइज़र, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक, ठीक है, कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है RBI सारे कमर्शियल बैंक्स को। द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स मे बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, ठीक है। अब जो रेगुलेशन होगा RBI का वो किस किस पे होगा, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी लाइसेंसिंग करने पे, ठीक है, लाइसेंस इशू करना, और जो जितने भी काम है लाइसेंस वाले, और ब्रांच एक्सपेंशन, ठीक है, कि जैसे कोई छोटी सी ब्रांच है ICICI बैंक की, अब उसे एक्सपैंड करना है तो किसकी मदद लेंगे, RBI की हेल्प लेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स मतलब क्या होता है कि जितने भी एसेट्स हैं उनको जब हम बेचेंगे तो हमें कितनी लिक्विडिटी मिलेगी, कितना कैश मिलेगा, कितनी जल्दी हमारे जो एसेट्स हैं वो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट, बिल्कुल पूरा मैनेजमेंट जो है सारे कमर्शियल बैंक्स का कौन देखता है, RBI, सेंट्रल बैंक। मर्ज करना क्या होता है कि जैसे दो ब्रांचेज़ हैं उनको एक करना है, ठीक है, एक बनाना है, या फिर जैसे कंपनीज़ में होता है ना कि 2 ब्रांच है उनको एक में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये काम भी कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स का RBI। और वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है, क्लोज़ करना या फिर शट डाउन करना, जैसे कोई बैंक बंद हो रहा है, ठीक है, उस बैंक को हमें बंद करना है तो कौन करेगा, RBI करेगा, ठीक है। फिर उसके सारे मतलब जो भी एसेट्स हैं उनका पेमेंट लेना, और जिनको भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है उनको पेमेंट करना, लाइबिलिटीज़ को सेटल करना, ठीक है, ये सारे काम कौन करेगा, वाइंडिंग अप के RBI करेगा।
कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज्ड बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स एंड द रिटर्न्स फाइल्ड बाय देम। ठीक है, अब ये कंट्रोल जो है वो आरबीआई कैसे करती है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करके, यानी कि टाइम टू टाइम। पीरियोडिक मतलब हर कुछ ना कुछ पीरियड में, या तो कुछ मंथ्स के बिटवीन, या फिर मतलब 3-4 महीने में, या ऐसे जो भी उनका होता होगा। ठीक है, सो पीरियोडिक बेसिस पे यानी रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करना सारे कॉमर्शियल बैंक्स का कौन करती है, आरबीआई। और क्या करती है, रिटर्न्स फाइल बाय देम, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न्स क्या होता है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं सारे, वो एक रिपोर्ट देते हैं और स्टेटमेंट, रिपोर्ट या फिर स्टेटमेंट देते हैं आरबीआई को, और आरबीआई उसमें सब कुछ देखती है और तभी सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब उस रिपोर्ट और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ होता है कि जितने भी डिपॉजिट्स आए, जितने भी डिपॉजिट्स कलेक्ट किए कमर्शियल बैंक ने, ठीक है, लोन्स कितने का दिया, कैश रिजर्व कितना है, ठीक है, P&L अकाउंट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब कौन। ओके, तो लास्ट फंक्शन हमारे सेंट्रल बैंक का क्या आता है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस मतलब असर डालता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो अब जो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करेगा वो कैसे करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो भी हम यही जवाब देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करती है। राइट, कंट्रोल्स द इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशंस ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि कंट्रोल करता है आरबीआई इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशंस ऑफ द इकोनॉमी। इन्फ्लेशनरी मतलब कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन मतलब कि क्या होता है कि प्राइस जो है करेंसी की वो बढ़ जाती है, और डिफ्लेशनरी मतलब क्या हो जाता है, डिफ्लेशन वाली सिचुएशन, यानी कि जो प्राइस है हमारी करेंसी की वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ज़्यादा करप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि प्राइस बढ़ती रहेगी तो फिर सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ जाएगी, फिर लोग उसे कम खरीदेंगे। राइट, तो इसीलिए ये भी दिक्कत की बात है। और डिफ्लेशन यानी कि प्राइस की वैल्यू कम हो गई, यानी कि करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई थ्रू वेरियस क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स होते हैं। ठीक है, क्रेडिट यानी कि उधार। ठीक है, सो अगर जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को कम उधार देगी तो फिर कमर्शियल बैंक्स भी लोगों को कम उधार दे पाएंगे। ठीक है, तो फिर जो इन्फ्लेशन की पोजीशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और जो मनी सप्लाई है इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ जाती है तो मनी सप्लाई जो है वो कम होने लग जाएगी। इसका उल्टा हम डिफ्लेशन वाली सिचुएशन में करेंगे। ठीक है, तो यही टॉपिक होने वाला है हमारे नेक्स्ट वीडियो का कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और उसमें कौन कौन से क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स होते हैं। ठीक है, जाने से पहले एक बार हम फिर से 5 जो हमारे 5 फंक्शन कौन कौन से हैं, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट एंड कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।